इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। उत्तर प्रदेश आतंकियों की टॉप लिस्ट में है। यहां पर गड़बड़ करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन योगी सरकार के होते हुए ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। पुलिस मुस्तैद है और हर संदिग्ध एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है। योगी आदित्यनाथ ने आज जनसंख्या नीति का ऐलान किया, जिसको चुनावी दांव कहा जा रहा है, लेकिन योगी को उत्तर प्रदेश की जनता का साथ मिल रहा है और विपक्ष को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात से हो रही है। यूपी की जनता को योगी आदित्यनाथ पर कितना भरोसा, कितना विश्वास है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। अब इफ और बट वाला सवाल नहीं बचता है। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत का सेहरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर बांधा गया। इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योगी की जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल तक किसी भी नेता की टाइमलाइन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश योगी जीत ही नजर आएगी। हर एक नेता की नजर इस वक्त यूपी पर ही टिकी है। यूपी चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है और यह माहौल अब बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह से यूपी में योगी की लोकप्रियता का ग्राफ नॉन स्टॉप बढ़ रहा है, उससे एकदम क्लियर है 2022 का चुनाव योगी के नाम से ही लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ विपक्षी अपनी हार और योगी की जीत पचा नहीं पा रहा। पंचायती चुनाव से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का ही हुआ है, जिसका साइड इफेक्ट अखिलेश यादव के चेहरे पर भी नजर आने लगा है। एक दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीत के लिए प्रधानमंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं तक का शुक्रिया अदा किया और दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी के दावों का काउंटर किया। मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। जिला पंचायत सदस्य का नतीजा बताता है जनता उनके साथ है, लेकिन योगी का कहना है कि यूपी की जनता का विश्वास उन पर बना हुआ है। इसकी गवाही पंचायती अध्यक्ष चुनाव से लेकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव तक देते हैं। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 66 सीटों पर चुनाव जीती और एक पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। चुनाव अच्छी तरह से संपन्न होने पर योगी ने प्रशासन और पुलिस की सराहना की, तो अखिलेश यादव ने अधिकारियों की लिस्ट तैयार की है। प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, जो कर्मचारी या जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिन्होंने अधिकारियों ने अपनी सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता।
अखिलेश यादव लिस्ट के जरिए यूपी पुलिस के अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये कोई भी समझ सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश को इतना गुस्सा आया, वो भी देख लीजिए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 825 सीटों में से बीजेपी के खाते में 648 सीटें आई। निर्दलीय जीते। कई प्रमुखों के बीजेपी में आने पर यह संख्या बढ़ भी सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 100 सीटें ही मिली। पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कोई बांध नहीं सका। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, हर किसी को उसका रास्ता छोड़ना ही पड़ा। समाजवादी पार्टी की हालत ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अपना गढ़ आजमगढ़ तक नहीं बचा सकी। आजमगढ़ ब्लॉक की 22 सीटों में से 12 में बीजेपी को जीत मिली और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 में। कांग्रेस का हाल तो और भी ज्यादा बुरा रहा। सोनिया गांधी के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में कांग्रेस अपने प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई। ब्लॉक प्रमुख की 18 सीटों पर बीजेपी को 11 मिली, सपा को 2 और निर्दलियों ने 5 में जीत दर्ज की। जबकि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी की आंधी चली। ब्लॉक प्रमुख की 8 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी दल अपना दल ने सभी सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एसपी का खाता भी नहीं खुला। जीत पर पीएम ने योगी की तारीफ की तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। लेकिन चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर आलोचना और राजनीति दोनों हो रही है। मायावती ने आरोप लगाए तो राहुल गांधी ने हिंसा को मास्टर स्ट्रोक तक से जोड़ दिया। यूपी के करीब 12 जिलों में हिंसा हुई थी, जिसमें प्रयागराज, चंदौली, अयोध्या, अमरोहा, लखीमपुर और हमीरपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर विपक्ष अफवाह गैंग, फेक न्यूज रैकेट एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी योगी के कोरोना मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। खुद सोचिए, कोविड के समय पर क्या हैंडलिंग थी, सरकार क्या कर रही थी, और लॉकडाउन के समय पे क्या नहीं हमने देखा, हमने आपने। और जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं, जिनकी जान चली गई, मामूली सी दवाई मिल जाती, समय पर इलाज मिल जाता, अस्पताल में बेड मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती, डॉक्टर देख लेते। ये डॉक्टरों का दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री समझते नहीं है कोई चीज। उन्होंने कहा सब चीजें हैं, हर चीज ब्लैक हुई। यूपी में कोरोना को लेकर योगी पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि यूपी की राजधानी लखनऊ से 8097 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में योगी के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की जा रही है। ये क्रैग केली हैं, ऑस्ट्रेलिया की सांसद हैं, जो काफी वक्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना मैनेजमेंट पर नजर बनाए हुए थे। योगी कोरोना मॉडल से इतना प्रभावित हुए कि अब तालियां बजा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग गैली कह रहे हैं कि काश ऐसा कोई विकल्प होता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो कुछ दिनों के लिए ले सकते। आखिर क्रेग ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो भी समझिए। यूपी में हिंदुस्तान की 17% आबादी रहती है और इस वक्त महज 1608 कोरोना एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में देश की 9% आबादी रहती है और वहां 1,17,270 एक्टिव केस हैं। वहीं केरल में भारत की 2.76% आबादी रहती है और केरल में अभी 1,15,706 एक्टिव केस हैं। आंकड़े बता रहे हैं 24 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में कैसे योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर ब्रेक लगाया। कोरोना के बाद अब योगी सरकार राज्य की जनसंख्या कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने 2021 से 2030 तक की नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया। कैसे बेकाबू होती आबादी को काबू में किया जाएगा, इस पर काम भी शुरू हो चुका है। जनसंख्या कानून वाला ड्राफ्ट रेडी है, जनता के बीच सुझाव के लिए मौजूद भी है। यूपी के सीएम ने खुद भी समझाया क्यों बढ़ती आबादी और इसको कंट्रोल करना जरूरी है। अगर 2 बच्चों के बीच में
अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अत्यंत कठिनाई होगी और उन स्थितियों में हम लोगों को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें कि नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश पीछे है, यद्यपि पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता, और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस कानून को धर्म से जोड़ दिया गया है और मुस्लिम विरोधी तक बताया जाने लगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने जो कुछ कहा है उससे नया विवाद खड़ा हो गया है। करना चाहिए, करना चाहिए। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ऑपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, तो उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें, उसके बाद चर्चा करें। जनसंख्या कानून 2022 विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी ने विपक्ष के अटैक पर काउंटर अटैक भी शुरू कर दिया। जितना घेरना चाहे हम, 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। ऐसा नहीं केवल हिंदू इसके पक्ष में, मुसलमान भी इसके पक्ष में। मनाने के लिए कुछ पहल करी जाएगी? हम मनाने के लिए पहल इसलिए नहीं करेंगे कि मनाने के लिए कोई इसका विषय नहीं कि ये कोई ऐसा विषय है जिसमें हम उनको मनाए कि मान जाओ देवता। वो विरोध करना उनका लक्ष्य है, वो करते रहो। योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम क्लियर है। जो राज्य के लिए, जनता के लिए, परिवारों के लिए सही है वो उस नीति के साथ खड़े हैं, चाहे विपक्ष कितना भी शोर मचाए। लेकिन योगी का फैसला और सोच अटल है। इस बीच देश के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को इस बात का इंतजार है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा कब तक शुरू होगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमने उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी से सीधी बात की। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने चारधाम और कांवड़ यात्रा से जुड़ा सवाल सीएम पुष्कर धामी से पूछा है। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। अब सवाल ये कि उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा होगी या नहीं। क्या कोरोना की वजह से पिछली साल की तरह इस बार भी लाखों लोगों को मायूसी हाथ लगेगी? इसमें कोई शक नहीं, थर्ड वेव का खतरा सामने खड़ा है। लेकिन उत्तराखंड सरकार कोरोना नियमों की सख्ती का हवाला देकर चारधाम यात्रा करवाना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रही है। राज्य के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये दलील दे रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के लिए दूसरे राज्यों से बात करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। सवाल यह है कि कोविड गाइडलाइंस की सख्ती दोनों यात्राओं पर लागू हो सकती है, तो फिर एक यात्रा पर हां और दूसरी पर बीच का रास्ता लेने की बात क्यों की जा रही है? हालांकि इन यात्राओं के मामले कोर्ट में है, जिस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोर्ट को सुरक्षित यात्रा करवाने का भरोसा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर सर मामला तो अभी कोर्ट में है, लेकिन आपका क्या सोचना है उसका? नहीं, देखिए, चारधाम यात्रा चूँकि सरकार ने चलाई थी, लेकिन उस पर हमारे यहाँ पर माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है। उसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा लोगों के जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, कम लोगों के साथ, और जो कोरोना के जो हमारे प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए अगर यात्रा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि चूँकि पिछले साल भी कोरोना था और इस साल भी कोरोना है, लोग चारधाम यात्रा पर ही जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। बहुत गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनका व्यवसाय बंद होने के कारण से उनको रोजी रोटी का पूरी तरह से संकट आ गया हो। ऐसा क्यों है कि सरकार चारधाम के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए बीच का रास्ता अपनाने की बात कर रही है? जाहिर है, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर नई सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के सामने एक तरफ चारधाम जाने वाले 30 लाख श्रद्धालुओं की आस्था है और दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा।
एक तरफ उत्तराखंड के 2 लाख लोगों को रोजगार और रोजी रोटी का सवाल है, तो दूसरी तरफ थर्ड वेव की आहट। बहुत सारे जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कुंभ से कोरोना फैल रहा है तो कुंभ से फैला तो फिर चारधाम यात्रा से भी तो फैलेगा, फिर सरकार क्यों इसकी पक्षधर है? नहीं, मैंने कहा सीमित लोगों के साथ और प्रोटोकॉल के साथ अगर वो हो जाए तो कोई बहुत वैसा नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि कोरोना न फैले और कोरोना से किसी की जान माल को खतरा ना हो। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिक नींव है, जो पिछले 1 साल से बुरी तरह टूट चुकी है। इस यात्रा पर ही लाखों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों का व्यापार और पूरी तरह खत्म हो गया है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए रोक लगा दी। हालांकि उत्तराखंड सरकार अब भी इसी कोशिश में है कि चारधाम यात्रा पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट में हटा दी जाए, ताकि लाखों लोगों की श्रद्धा और रोजगार के संकट को दूर किया जा सके। लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि जब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को रद्द किया जा सकता है और ऑनलाइन दर्शन किए जा सकते हैं, तो फिर चारधाम यात्रा के साथ ऐसा किया जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने दूसरी लहर को देखते हुए 29 अप्रैल को चारधाम यात्रा रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद सरकार पर लगातार व्यापारियों की मांग और लाखों लोगों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए 20 जून को चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से खोलने का फैसला किया। इसके बाद 25 जून को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी और निर्देश दिए कि उत्तराखंड सरकार चारों धामों की पूजा का टीवी पर सजीव प्रसारण करे। इस पर सरकार की ओर से आपत्ति करते हुए कहा गया कि ये बात शास्त्रों के अनुसार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब शास्त्र लिखे गए तब टीवी होता नहीं था, तो ये तर्क कैसे दिया जा सकता है? जिस तरह ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा का लाइव प्रसारण किया था, उसी तरह चारधाम की व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को 7 जुलाई तक टाल दिया, लेकिन अब इस यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक बढ़ा दी गई है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारी और दलीलें मजबूत कर ली है। उत्तराखंड सरकार पे कहीं ये इस बात का भी दबाव होगा कि क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, तब आपको भी उस फैसले को मानना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, ये दबाव कहीं सरकार? देखिए, कांवड़ यात्रा में हम तो केवल होस्ट हैं। हमारे यहाँ से तो केवल जल लेने के लिए आते हैं, और चूंकि उसमें हरियाणा भी है, उसमें मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, दिल्ली के भी हैं और उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं। क्योंकि हमारा भी यह है कि हमारा श्रद्धा और आस्था का विषय है कांवड़ यात्रा, लेकिन जान माल भी बहुत ज़रूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की जान अगर कांवड़ यात्रा के चलने से होगी, तो निश्चित रूप से भगवान भी इसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो क्या प्लान है कांवड़ यात्रा को लेकर? नहीं, हम सभी लोगों से बात करेंगे और उसका हल निकालेंगे कि यात्रा का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए और किसी की जान माल को भी कोई खतरा ना हो। उत्तराखंड सरकार पे कहीं ये इस बात का भी दबाव होगा कि क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर इतना कुछ आगे बढ़ चुके हैं, तब आपको भी उस फैसले को मानना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, ये दबाव कहीं? नहीं, दबाव जैसी कोई बात नहीं है और सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रास्ता निकाला जाएगा। सरकार के पास ये भी दलील है कि उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है, लेकिन कांवड़ यात्रा पर सीएम पुष्कर धामी दूसरे राज्यों से तालमेल की बातें कर रहे हैं। जाहिर है वो कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कांवड़ यात्रा को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हरिद्वार में गंगा जल को लाने के लिए श्रद्धालु को हर की पौड़ी पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन पिछले 2-3 दिन में आई हरिद्वार के हर की पौड़ी की ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में भक्त स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। जब स्नान होता है तब ना मास्क संभव है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, और ये भीड़ दोपहर के 1 बजे है, यानी ये वो वक्त है जब सबसे कम यात्री, भक्तगण, श्रद्धालु यहाँ होने चाहिए। अब अगर इस वक्त ये भीड़ है तो सुबह और शाम क्या भीड़ होती होगी, आप अंदाजा लगाइए। हर की पौड़ी पर स्नान करने की मान्यता है और यही वजह है कि यहाँ भयंकर भीड़ है।
अब ये कैसे मान लिया जाए कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो सकती है, जबकि कांवड़ यात्रा में 1.5 से 3 करोड़ लोग हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, उसमें ये डर नहीं लग रहा कि कांवड़ यात्रा के चलते फिर उत्तराखंड में फैलाव ज्यादा ना हो जाए, जैसा कि कुंभ के समय हमने देखा था। उसको लेकर देखिए, उत्तराखंड सरकार ने मेरे से पहले ही उसकी जो गाइडलाइन है वो जारी कर रखी है। 30 जून को हमारी कैबिनेट ने कांवड़ यात्रा न किए जाने का पहले ही निर्णय ले रखा है। अब उसमें क्या होना है? नहीं, अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि हम केवल उसमें होस्ट हैं, और होस्ट हैं वहाँ तो हरिद्वार केवल जल लेने के लिए लोग आते हैं, ऋषिकेश केवल जल लेने के लिए आते हैं। उसमें बड़ी संख्या, कम से कम हम 2020 में यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले के सालों को अगर हम देखेंगे तो उसमें 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक लोग आते हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या है, इसलिए हम बिना अकेले कोई जोखिम नहीं ले सकते। अगर कोई भी राज्य ये कह रहा है कि हम यात्रा करवाएंगे, जब तक कि सारी सहमति न बने, यात्रा पर विचार हो रहा है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों से बातचीत करके ही कांवड़ यात्रा के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। योगी ने यह फैसला क्यों लिया? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूपी में कोरोना के मामले बहुत तेजी से कम हुए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस 2000 से कम है, लेकिन कांवड़ यात्रा का अंतिम निर्णय उत्तराखंड सरकार को लेना है। और कोरोना की तीसरी लहर कैसे रुकेगी अगर पब्लिक ही नहीं मानेगी? मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं, और इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से कोरोना नियमों का पालन बिल्कुल ठीक से नहीं हो रहा। इस वक्त देश के कई शहरों में ऐसे ही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी कह दिया है कि ऐसी भीड़ जारी रही तो हर लहर के बाद एक नई लहर आती रहेगी। ये है मसूरी के कैंपटी फॉल की शुक्रवार की तस्वीरें। मजमा बहुत ज्यादा था, कोरोना मौका तलाश रहा था, लगा तीसरी लहर का अलार्म बजने लगा है। और फिर रविवार को कैंपटी फॉल ऐसा नजर आया। झरने की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन लोग अचानक गायब हो गए। सब कुछ सूना हो गया, रह गया तो सिर्फ पानी का शोर। क्या इसकी वजह तीसरी लहर का खौफ है? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। इस वक्त हम मसूरी के कैंपटी फॉल पर हैं। यही वो कैंपटी फॉल है जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई तो सबने सवाल उठाए कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कैसे होगा। लेकिन फिलहाल कैंपटी फॉल पूरी तरीके से खाली है। इसके पीछे की वजह कोविड प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि कल मसूरी में बारिश हुई है। बारिश की वजह से पानी का बहाव ज़्यादा है और बीच बीच में पत्थर भी आ रहे हैं, और यही वजह है कि पुलिस तैनात यहाँ की गई है और टूरिस्ट को यहाँ आने से रोका जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैंपटी फॉल पर टूरिस्ट की भीड़ नहीं है। हैरान करने वाला रवैया है। यहाँ सरकार भी तीसरी लहर से नहीं, बल्कि पानी के तेज बहाव और गिरते पड़ते पत्थरों से घबराई हुई है। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे? इस इलाके से जब आप ऊपर निकलते हैं तो नए कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत आपको यहाँ पर हर आधे घंटे में 50 लोगों को आने की अनुमति है। लेकिन अब वो अनुमति काम नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस यहाँ तैनात की गई है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें बारिश की वजह से रोक दिया गया है और वो नीचे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ टूरिस्ट यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं। तो एक सेकेंड, भीड़ की कमी नहीं है, भीड़ बहुत है, लेकिन कैंपटी फॉल में फिलहाल एंट्री नहीं है यहाँ। और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि अगर कैंपटी फॉल में टूरिस्ट नहीं आएंगे तो उनका काम धंधा कैसे चलेगा, खासकर तब जब 2 साल से उनका पूरा जीवन यापन इसी टूरिज्म पर निर्भर था। यानी सच बात यह है कि टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, सच बात यह है कि कैंपटी फॉल खाली है, लेकिन यहाँ भीड़ आपको खूब नजर आएगी। आपको अगर कैंपटी फॉल का बाजार दिखाएं तो ये स्थिति है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, भले ही कैंपटी फॉल पर जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। इस स्थान पर एक स्थिति और है कि यहाँ हर घंटे 50 लोगों की अनुमति है। बाद में हूटर बजाकर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। भाई साहब, कैंपटी फॉल कैसा लगा? भाई अभी तो आए हैं यार। मास्क कहाँ है? मास्क ये रहा, लगा रहे हैं भाई। अच्छा, ये मास्क है भाई? ये रहा। देखिए ऊपर देखिए, सनग्लासेस हैं, मास्क नहीं है, चश्मा है, मास्क नहीं है।
दिक्कत यही कि जब पहाड़ पे आप चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगता है और सबसे पहला काम होता है कि मास्क हटा लिया जाए। आप पीछे पलटेंगे तो मास्क नहीं है, बड़े गर्व के साथ कैमरा दिखता है तो बड़े गर्व के साथ मास्क वापस आ जाता है। या तो इनका फॉल्ट ये है या तो इनको ऊपर बोर्ड लगाना चाहिए कि जहाँ पे इस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध है या इस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। ये खुद भी मेहनत कर रहे हैं प्लस हमें भी मेहनत करवा रहे हैं। इनका ये फॉल्ट है। ये खड़े हैं, मास्क नहीं लगाया है, ये खड़े हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। ये सब अपनी परेशानी बताने तो आ रहे हैं लेकिन मास्क लगाने को लेकर सचेत नहीं है। पीछे पलट जाइए, छोटे बच्चे के साथ मैम आई हैं, खाना खा रहे हैं तो मास्क हटाना ही पड़ेगा लेकिन भीड़ भी है। भाई साहब ने मास्क लगाया है, वो नाक के ऊपर नहीं है। तो ये स्थिति है यहाँ पे। सामने देखेंगे तो वहां भी एक परिवार आपको बैठा दिखाई दे जाएगा। आप सोचिए, ये सब वो लोग हैं जो पहाड़ के नहीं हैं। जब आप पहाड़ उतर कर आते हैं तो सांस उखड़ने लगता है और सभी को मास्क हटाने की जरूरत महसूस होती है। और यही वजह है कि हिल टूरिस्ट स्टेशन पर लोग आपको मास्क नीचे किए हुए मिल जाएंगे, क्योंकि वो हाँफने लगते हैं तो सबसे पहले मास्क हटाने लगते हैं। और यही वजह है कि जहां भी जनता आपको दिखाई देगी हिल स्टेशन पर, उनमें से अधिकतर लोग बिना मास्क के आपको दिखाई देते हैं। कैंपटी फॉल तो बस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जगहों की यही हालत है। और भी देश के हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। लोग खूब बड़ी तादाद में यहाँ मैदानी इलाकों से पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है और पहाड़ों पर ठंडक है। लेकिन इसी एहसास की चाहत तीसरी लहर को दावत दे सकती है। कोरोना की सर बात करें तो जिस प्रकार से अनलॉक किया जा रहा है और उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस प्रकार से पर्यटक वहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे कैंपटी फॉल की तस्वीरें हों या हरिद्वार में तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये एक चिंता का विषय नहीं, बहुत चिंता का विषय है। और जैसे ही तस्वीरें आप सब लोगों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमारे पास आई, तो हमने सबसे पहले जो होटल हैं हमारे वहाँ के, उन होटलों को 50% क्षमता के आधार पर ही आवंटन करने के लिए हम लोगों ने उसके लिए ऑर्डर निकाल दिए हैं। वो अंकल जी अपने बच्चे के साथ है, बच्चा तो है ही है, अंकल जी ने भी मास्क नहीं लगाया, मुस्कुरा रहे हैं। नाक तक नहीं आएगा तब तक मास्क। ये देखिए, छोटे बच्चे के साथ है, मास्क नहीं है। ये कैंपटी फॉल की तस्वीरें हैं। और ऐसी स्थिति में जब टूरिस्ट बोल, हाँ जी, मुझसे कुछ पूछो तभी तो बताऊंगा। मास्क क्यों नहीं लगाया भाई? अरे मास्क की ऐसी की तैसी। अगर मास्क से कोरोना वायरस रुकता ना, हाँ, तो सब लगा, मैं भी लगा बैठा, मैं भी लगा बैठा। आपको लग रहा है कि मास्क जरूरी नहीं है? ये सुनो, हाँ, जो मेरे शब्द हैं वो इसके शब्द हैं। अरे क्यों, उसको बोलने का अधिकार नहीं है? भाई बिल्कुल नहीं है मेरे। मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर। मास्क जरूरी है लेकिन हम नीचे से आए तो घूम रहे हैं। वो आपने मीम देखा है कि घूंघट नहीं मास्क है, तो चुन्नी से काम नहीं चलेगा, मास्क लगाइए। अरे कुछ नहीं, तो देखिए सिर्फ डायलॉग हैं और कुछ नहीं। चलिए ठीक है। कहावत होती थी कि बेवकूफ आज के जमाने में जो मास्क न लगाए उन्हें कोविड कूफ कहते हैं, क्योंकि बेवकूफ कहना थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाता है। लेकिन मास्क अगर आप नहीं मान रहे तो कोविड कूफ जरूर कहा जा सकता है आपको। तीसरी लहर का अलर्ट उत्तराखंड में ही नहीं, दिल्ली में भी होने की जरूरत है। ये सरोजनी नगर की मार्केट का लेटेस्ट वीडियो है। लग ही नहीं रहा कि दिल्ली कभी ऐसे हालात से गुजरी है जब लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे। यहां भी इतनी भीड़ नजर आ रही है जितनी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में होती थी। रविवार का दिन है और राजधानी में रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, तो लिहाजा लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाएं सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दरअसल एक से लिमिटेड नंबर्स को ही जो है अंदर जाने दिया जा रहा है, जिसके चलते जो लोग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए पहुंचे थे वो अब बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये सामने जो है आपको सरोजनी नगर मार्केट दिखाई दे रही होगी। इसी मार्केट में जो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। आप देखें तमाम लोगों के हाथ में जो है इस वक्त शॉपिंग के बैग हैं, जो यहाँ से शॉपिंग करके वापस जा रहे हैं। लेकिन लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर। और कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो सरोजनी नगर मार्केट की भी है। तीसरी लहर पर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आ रही है, अब वो देखिए। सरकार तीसरी लहर को लेकर आगाह कर रही है, अखबारों में छप रहा है, लगातार हेडलाइन बन रही है कि थर्ड वेव किन राज्यों से आने का खतरा नजर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि तीसरी लहर सेकंड वेव जितनी खतरनाक हो सकती है।
we would ask governments to be really careful at this moment. हम सभी देशों से कहेंगे कि सावधान रहें। जिस तरह अभी तक कोरोना से मुकाबला किया है, उस लड़ाई को हारिए नहीं। पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि जिन जिन देशों ने ढिलाई बरती है और लोगों का घुलना मिलना शुरू हुआ, ऐसी जगह भी जहां वैक्सीनेशन नहीं हुआ, वहां बार बार कोरोना की लहर आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो लगातार चेतावनी दे रहा है। यूरोप में, स्पेन में तीसरी वेव नजर आ रही है। रूस में अचानक से कोरोना केस बढ़े हैं। 25,000 नए केस दर्ज करने के साथ ही एक दिन में 750 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है। रूस में लॉकडाउन का अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन इस दुनिया ने बड़े बड़े देशों को कोरोना के आगे घुटने टेकते हुए देखा है। इसलिए भारत को भी कमर कसनी होगी, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र और केरल में तीसरी वेव की शुरुआत का खतरा दिखाई दे रहा है। जब दूसरी वेव अपनी बुलंदी पर थी, तब देश के 15% महाराष्ट्र से थे, 9% केस केरल से थे। दूसरी वेव खत्म होती नजर आने लगी तो पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखिए। अभी 30% केस केरल में हैं, जबकि 21% केस महाराष्ट्र से हैं। ये बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में इस वक्त बाकी राज्य के मुकाबले आधे से ज्यादा केस आ रहे हैं। मुंबई में एक बार फिर प्रतिदिन कोरोना के जो केसेस हैं वो 600 से ज्यादा आ रहे हैं। उसके बावजूद लोगों की गंभीरता दादर सब्जी मंडी की ये तस्वीर बयां करती है। रविवार का दिन है, ऐसे में सरकार की तरफ से जो नियम है उसके मुताबिक शनिवार और रविवार को सिर्फ इसेंशियल दुकानें जो हैं वही खुली रहेंगी। जो बाकी दुकानें हैं जो आम दिनों पर 4 बजे तक खुली रहती हैं वो भी बंद रहेंगी। यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो टीम है वो लगातार लोगों को आगाह करती है कि भीड़ भाड़ ना करे। बीएमसी की टीम आती है, लेकिन किसी तरह का कोई असर नहीं होता नजर आता, क्योंकि लोग भी इस भीड़ में पहुंचते हैं और भीड़ भाड़ के चलते कोरोना के लिए एक जबरदस्त न्योता साबित होता नजर आ रहा है। और तीसरे वेव के पीछे सबसे बड़ा कारण दादर सब्जी मंडी ना हो जाए, ये भी एक आशंका जो है वो सामने आ रही है। महाराष्ट्र और केरल भले तीसरी लहर का अलार्म बजा रहे हों, लेकिन इसकी आवाज उत्तराखंड में सुनाई नहीं दे रही। मसूरी में बारिश हुई तो केम्प्टी फॉल में पानी बढ़ गया। उसके बाद प्रशासन की तरफ से यहाँ रोक लगा दी गई है। ऊपर जो इलाका देख रहे हैं वहाँ लोग पहले नहाते थे, वहाँ पुलिस ने रोक लगाई तो लोग यहाँ नीचे पहुँच गए और अब नीचे आकर नहा रहे हैं। जितने लोग नहा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ वेटिंग है, इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ भीड़ उतनी ही है। कहा जा रहा है कि एक वक्त में 50 लोग ही यहाँ केम्प्टी फॉल में अंदर घुसने दिए जाएंगे। अगर मैं आपको गिनकर बताऊं तो अभी यहाँ 80 से 90 लोग हैं और बाकी लोग यहाँ बिना नहाते हुए फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं। किसी के पास मास्क नहीं है, सब अपनी सेल्फी को चमकाना चाहते हैं। हैरत की बात यह है कि जो हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सरकार या यहाँ का प्रशासन नहीं देख पा रहा। तीसरी लहर की वजह से एशिया के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो यूरोप में डेली इन्फेक्शन सबसे हाई हो गया है। भारत में अब भी 90 जिले ऐसे हैं जहां से देश के 80% मामले आ रहे हैं, जबकि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो जमीन पर एक्सपोज होती नजर आ रही हैं। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। ये परिवार है, आया है। सर कहाँ से आ रहे मैम? वो तो कहाँ से आ रहे? कानपुर से। कब आए थे? कल आए थे। कल आए थे। हाँ। और आज यहाँ पहुँचे हैं। अब पुलिस क्या कह रही है आपको? ये कह रही लौट जाओ। अच्छा सर, क्या दिक्कत है इनके साथ? सर इन पर RT-PCR रिपोर्ट नहीं है जो 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए, और ना रैपिड है ना एंटीजन है। दोनों नहीं है ना। 1 2 3 4 5 लोग हैं। अब ये केम्प्टी फॉल पहुंचे हैं। अब तस्वीर ये समझिए, केम्प्टी फॉल मसूरी से 15 किलोमीटर आगे है। सवाल यह है कि यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि मसूरी में बगैर RT-PCR रिपोर्ट के एंट्री नहीं हो सकती। कल ये आए हैं कानपुर से। सवाल उठता है कि कैसे ये मसूरी पहुंच गए, वहां रुके और अब केम्प्टी फॉल आए हैं। तो अब पता चला है कि इनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर पुलिस और प्रशासन कितना सख्त है, क्योंकि ये आदेश कल लागू हुआ था और आज एक परिवार बिना रैपिड एंटीजन टेस्ट के या बिना नेगेटिव रिपोर्ट के केम्प्टी फॉल पहुंचा है। यहां से तो वापस लौटा देंगे तो क्या माना जाए कि मसूरी में बिना RT-PCR रिपोर्ट के आप पहुंच सकते हैं? बहुत से सवाल प्रशासन के लिए भी हैं कि आखिर टूरिस्ट बगैर RT-PCR रिपोर्ट के पहुंच कैसे रहे हैं।
हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों का RT-PCR भी वहाँ पर उत्तराखंड में चेक किया जा रहा है। इसके अलावा हमने सभी से अनुरोध किया है कि अभी होटलों की बुकिंग 50% रिजर्वेशन के आधार पर ही करें। अगर इन सारी चीज़ों का फॉलोअप ठीक से नहीं किया गया तो आगे और ज़्यादा सख्ती की जाती है। नहीं, मैं लगातार फॉलोअप कर रहा हूँ और मैंने स्वयं ही इसके लिए मीटिंग की है। जैसे ये बात आई है कैंपटी फॉल का एक वीडियो प्रकाश में आया था, उसके बाद हमने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। पहाड़ से चलिए मैदानी इलाकों में, पहले देखिए दिल्ली में तीसरी लहर का कैसा खतरा नजर आ रहा है। चाहे वो सरोजनी नगर मार्केट हो या फिर लाजपत नगर मार्केट हो या फिर करोलबाग की जो कपड़ा मार्केट है वहाँ पर, या फिर ऑटो पार्ट्स की जो मार्केट है वहाँ पर लोग आ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते जो है कोरोना की तीसरी लहर को ये एक निमंत्रण दे सकती है ये भीड़। बावजूद इसके आप देखें, एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाएं, ये जनपद मार्केट की तस्वीर है जहाँ पर जो लोगों की भीड़ है, जो खरीदारों की भीड़ है वो बेहद ज़्यादा है, जिसके चलते जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसकी जनपद मार्केट में धज्जियां उड़ी हुई हैं। जरूरत है कि इस वक्त वैक्सीनेशन को तेज किया जाए और तीसरी लहर नजर आए इससे पहले आधी आबादी को कम से कम 1 डोज लगा दी जाए। अब तक भारत में 38 करोड़ लोगों को डोज दी जा चुकी है। इसमें 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिंगल डोज और 7.5 करोड़ को डबल डोज मिल चुकी है। अब देश में हर दिन कोरोना के करीब 40 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं भारत को बहुत जल्द कोरोना की 2 और वैक्सीन मिल सकती हैं। सरकार ने बताया है कि मॉडर्ना की वैक्सीन जल्द से जल्द पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह जायडस कंपनी की वैक्सीन के ट्रायल डेटा चेक किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स की हरी झंडी के बाद सरकार इस वैक्सीन को भी मंजूरी दे सकती है। इसलिए तीसरी लहर को रोकना है तो जल्दी वैक्सीनेशन करवाइए और उसके बाद ही बाहर निकलिए, क्योंकि आप इंतजार कर सकते हैं, कोरोना बिल्कुल नहीं करेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।